पहले शुगर मिल्स और फर्टिलाइजर्स के प्लांट्स हुआ करते थे, इकोसिस्टम कमजोर होने से कंपनीज ने लॉसेस करना शुरू किया, वो भी बंद हो गई, लोग बाहर जाने लगे छोड़ के। नेले पे दहला तो तब हो गया कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ। जैसे ही झारखंड बिहार से अलग हुआ, मिनरल रिच कंपनी, सारे बड़े कॉर्पोरेट, जितनी भी माइनिंग होनी थी सब झारखंड में निकल गया। बोकारो हाथ से निकल गया, टाटा नगर जमशेदपुर हाथ से निकल गया, अब तो कुछ मिनरल भी नहीं बचा बिहार के। तो बिहार बेचारा दब गया। तीसरा पॉइंट है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये 1950 के दशक में आया था और 1990 के दशक तक रहा। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के हिसाब से, तब उस समय झारखंड बिहार जब एक ही था ना, तो जितना भी मिनरल निकलता था उसको ट्रांसपोर्ट करके अपने स्टेट में लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी देती थी। तो बड़ी कंपनी, इंडस्ट्रियल लोकेशन और कोस्टल ट्रेड हब वहीं रह के अपनी कंपनी रन करते थे, वहीं अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, वहीं अपना सारा काम लगाते थे। और मिनरल उठा करके, जो मिनरल रिच प्रदेश था जिसको बोलते हैं बिहार, जब झारखंड भी एक ही था, तो यहां से मिनरल उठाया और वहीं ले गए। अरे भाई, करना क्या चाहिए था, इनको इंसेंटिव देना चाहिए था कि तुम बिहार में ही अपनी कंपनी सेट करो। पर ये क्या करते थे, इनको ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर दे दिया इंसेंटिव कि उठाओ माल बिहार से लेके बाहर निकल लो। सब आए, माल उठाया बिहार से, उठा के लेके सब बाहर निकल गए। अब बिहार का माल लेके सब चले गए बाहर। अगर वहीं फैक्ट्रियां लगा दी होती तो बिहार में आ जाती एम्प्लॉयबिलिटी, इधर का ना कल्चर बदल जाता। यहां पे एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी दोनों कम रही, इसीलिए इनकी नेशनल अर्निंग के मुकाबले बिहार की अर्निंग बहुत कम रह गई। मिनरल रिच स्टेट होने का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हुए भी इसको 1993 तक लूटा गया है। चौथा मेरा पॉइंट है, फ्रॉग इन द पॉन्ड थिंक इट्स एन ओशन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कुएं का मेंढक। जो कुएं का मेंढक है ना, वो उस कुएं को समुद्र समझता है। तो जो बिहार का आदमी है ना, वो सिविल सर्विसेज को ही सब कुछ समझता है, उसके लिए जिंदगी सिविल सर्विसेज ही है सब कुछ। IAS IPS IFS बन जाऊं, सरकारी नौकरी मिल जाए, रेट लिस्ट तय कर दिया, तेरी सरकारी नौकरी, तेरे को दहेज में इतना पैसा मिलेगा। इनको क्या लगता है, सरकारी नौकरी मिल गई, IAS ऑफिसर बन गया, ये टेबल के ऊपर तो लेगा, नीचे से भी लेगा। और क्या सोचते, ये एक्चुअली बिहार में ना कल्चर बन गया। ये देखते थे अपने आसपास, ये देखो ये बाबू है, IAS अफसर है, अब बिजली तो आ नहीं रही है, लेकिन सरकारी जनरेटर पे इसके घर में 24 घंटा बिजली रहती है। तो एक एस्पिरेशन सोशल प्रूफ के साथ बनता चला गया पूरे प्रदेश के अंदर। अच्छा, क्रेज इतना ज्यादा हो गया सिविल सर्विसेज का कि अब अगर कोई व्यापार करने निकले भी ना, तो वो क्या बोलते हैं, ए चौबे जी छब्बे बनने निकले, दूबे बन के लौटे। दैनिक भास्कर का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, क्या कहते हैं, पॉपुलरली बिहार के अंदर रेट लिस्ट तय कर दी गई है। IAS अफसर है, इतने का दहेज मिलेगा। IAS अफसर को 1 से 3 करोड़ का दहेज मिल जाता है, IPS को 80 लाख से 2 करोड़, IRS IFS को 50 से 80 लाख मिलेगा, थोड़ा कम मिलता है बेचारों को। इंजीनियर PSU PCS ऑफिसर बन जाए, 40 से 80 लाख मिलेगा। एक्चुअली इसमें जात पे भी डिपेंड करता है, ऊंची जात को 80 लाख, नीची जात को 40 लाख। बैंक PO, दरोगा, स्टेशन मास्टर 15-20 लाख ले लेगा। सरकारी पियोन भी खाली हाथ नहीं जाएगा, वो भी 5 लाख रुपए तो निकाल लेगा दहेज के। ये क्या हो गया, ये सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। एक बिहारी आदमी के लिए वो क्या कहते हैं, कहीं सूखा कहीं बाढ़, ना मिले नौकरी ना व्यापार, तो सरकारी नौकरी सब कुछ है। अभी बिहार को मैं और समझ ही रहा था कि इतने में किसी ने मुझे डाउरी कैलकुलेटर पे दिखा दिया। उसमें अपनी उम्र लिखो, कास्ट लिखो, क्या हो तुम, और उसके बाद लिखो प्रोफेशन कैसा है, मंथली सैलरी कितनी है, कहां पे काम कर रहा है, दिखने में कैसा, गोरा चिट्टा काला, हाइट कितनी है, पहली शादी है कि दूसरी शादी है, माता पिता क्या करते हैं। इससे क्या होगा, आपका डाउरी कैलकुलेटर निकल के आ गया कि कितना दहेज मिलेगा। इन्हीं चीजों ने मार दिया है हमारे देश को। आज भी हमारे देश में ऐसे संस्कार है कि दहेज की कमाई पे लाड टपकती है कि तेरे को कितना मिल